नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको रहस्य की दुनिया में ले जाए। आज की कहानी हमें आर्यन नाम के शख्स ने भेजी है, जिन्होंने अपने और अपने परिवार के साथ घटित ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली है। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की ईर्ष्या और नफरत किस हद तक जा सकती है। आर्यन ने हमें बताया कि उन्होंने यह कहानी सिर्फ इसलिए शेयर की ताकि जो उन्होंने झेला है वैसा किसी और के साथ न हो। अगर आप भी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां वो सुनने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब बिना देर किए आर्यन की जुबानी इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। ध्यान रहे, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरी उम्र 35 साल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी पत्नी का नाम पायल है और हमारी एक बेटी है, अदिति, जो सिर्फ 7 साल की है। हमारा परिवार दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुंदर शांत कॉलोनी में रहता है। हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना, अदिति को स्कूल के लिए तैयार करना और पायल के साथ सुबह के कामों में हाथ बंटाना, यह सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा था। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता तो अदिति दौड़ते हुए मेरे पास आती और मेरी गोद में चढ़ जाती। पायल खाना लगाते समय मुस्कुराती और हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने दिन की बातें साझा करते। हमारे पास जो था उससे हम संतुष्ट थे। मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, पायल गृहिणी थी और अदिति हमारे जीवन की रोशनी थी। लेकिन शायद यही स्थिरता, यही सुकून किस्मत को मंजूर नहीं था। हमारी कॉलोनी हरियाली से घिरी हुई थी। सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती और हल्की ठंडी हवा से मन प्रसन्न हो जाता। मैं अक्सर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता। वहां मैं अपने कुछ पड़ोसियों से मिलता, जिनमें शर्मा जी, हमारे पड़ोसी, और उनकी पत्नी शामिल थीं। पायल दिन भर घर के कामकाज में व्यस्त रहती। अदिति स्कूल से आने के बाद अपनी छोटी छोटी बातें हमसे साझा करती। वह एक नटखट लेकिन समझदार बच्ची थी। हर वीकेंड को हम बाहर घूमने जाते, कभी सिनेमा तो कभी कोई पार्क। अदिति को झूले झूलना और आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। हमारी कॉलोनी में त्योहारों का माहौल भी काफी खास होता। दिवाली, होली या गणेश चतुर्थी, सबका आनंद हम दिल खोल कर लेते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक वह रात नहीं आई जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन शनिवार था। मैंने ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर लिया और अदिति के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट्स खरीदी। जब मैं घर पहुंचा तो अदिति अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी। पायल किचन में खाना बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात को खाना खाने के बाद हम सोने चले गए, लेकिन उस रात मेरी नींद बार बार टूट रही थी। मैंने देखा कि हमारे बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर हमें देख रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। मैंने घबराकर आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। पायल और अदिति गहरी नींद में थे। अगले दिन सुबह जब मैं उठकर बाहर गया तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह अजीब सी बेचैनी पूरे दिन मेरे साथ रही। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगीं। अदिति अक्सर कहती कि उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में है। कभी कभी वह रात को डरकर उठ जाती और मेरे पास आकर सो जाती। पायल भी परेशान रहने लगी। हमारी सुखद और सामान्य जिंदगी में जैसे अंधेरा छाने लगा था। एक दिन घर की सफाई करते वक्त मुझे घर के स्टोर रूम में एक पुराना बक्सा मिला। ये बक्सा हमारे घर में कब आया मुझे याद नहीं था। ये बड़ा और भारी था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छिपा रखा हो। मैंने पायल को बुलाया और उससे पूछा कि यह बक्सा कहां से आया। उसने कहा कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। हमारी जिज्ञासा बढ़ गई। अदिति ने बक्से को देखते ही कहा, पापा, इसे मत खोलो, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा।
उसकी आवाज में एक अनजाना डर था। पायल ने भी मुझे इसे खोलने से मना किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रोक नहीं पाई। मैंने कलावे को काटा और बक्सा खोला। जैसे ही मैंने बक्सा खोला, अंदर से एक अजीब सी सड़ांध बाहर आई। वहां एक सफेद कपड़ा रखा हुआ था, जो किनारे से लाल धागे से सिलाई किया हुआ था। 21 लौंग और 21 इलायची एक क्रम में रखी हुई थी। एक लाल कपड़े में 3 काली गुड़ियां थीं। उन गुड़ियों के शरीर पर लोहे की पिन चुभाई गई थी। एक बालों का गुच्छा और एक हड्डी का टुकड़ा जो मानव की लग रही थी। पायल ने यह सब देखा तो वह घबरा गई। उसने तुरंत कहा, आर्यन, इसे बाहर फेंक दो। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। अदिति ने भी रोना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि यह सब यहां कैसे आया। बक्से के अंदर एक पुरानी मटमैली कागज की चिट्ठी भी थी। उस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था, जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। उस रात हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को अदिति जोर से चिल्लाते हुए उठ गई। वह कह रही थी, कोई मेरे बाल खींच रहा है। किचन में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे। घर की लाइट्स बार बार झपकने लगीं। पायल ने मुझसे कहा, यह सब उस बक्से की वजह से हो रहा है। हमें इसे तुरंत किसी मंदिर में ले जाकर फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं अब इसे एक रहस्य की तरह देख रहा था। क्या यह बक्सा हमारे घर में किसी ने जानबूझकर रखा था, या यह हमारे घर की कोई पुरानी कहानी थी जो अब सामने आ रही थी? मैंने बक्से में मिली चीजों को एक बार फिर से देखा। उन गुड़ियों के चेहरे पर इतनी भयावहता थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ठान लिया कि अब मुझे इस बक्से की सच्चाई जाननी होगी। बक्सा खोलने के बाद से हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लगता था कि घर की हर दीवार, हर कोना किसी अदृश्य शक्ति का गवाह बन चुका है। रात होते ही घर के माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अदिति बार बार कहती कि उसे अपने कमरे में एक काला साया दिखता है। रात को जब सब सो रहे होते तो मुझे ऐसा लगता कि कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा है। कभी कभी दरवाजा धीमे धीमे खुलने की आवाज आती, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर झांक रहा हो। जब भी मैं उठकर देखता, वहां कोई नहीं होता। एक रात अदिति जोर से चिल्लाकर उठी। वह बुरी तरह कांप रही थी और रोते हुए बोली, पापा, वो आदमी फिर से आया। उसने मेरे कान में कुछ कहा। कैसा आदमी? मैंने पूछा। वो काला आदमी जिसकी आंखें नहीं हैं, वो मुझे घूर रहा था, अदिति ने हकलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मेरी और पायल की रूह कांप गई। यह पहली बार नहीं था जब अदिति ने ऐसा कुछ कहा था। हमने इसे पहले बच्चों की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं। रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे। कभी कभी तो पूरा अलमारी का दरवाजा खुल जाता और बर्तन जमीन पर बिखर जाते। दर्पण में अजीब अजीब आकृतियां दिखती। एक रात मैंने देखा कि बाथरूम के शीशे में मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अदिति के खिलौने अपने आप हिलने लगते। उसकी गुड़िया कभी कभी बिस्तर से गिर जाती, जबकि वह दूर रखी होती। सबसे डरावनी घटना उस दिन हुई जब रात को मुझे और पायल को कमरे के कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां एक काला साया था। यह कोई परछाई नहीं थी, बल्कि एक इंसानी आकृति थी। उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और उसकी आकृति साफ नहीं थी। मैंने तुरंत लाइट चालू की, लेकिन तब तक वह साया गायब हो चुका था। पायल इतनी डर गई कि वह रोने लगी। अब यह साफ हो चुका था कि यह सामान्य घटना नहीं थी। हमने तय किया कि हमें किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। पायल ने अपनी मां को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें एक अनुभवी पंडित से मिलना चाहिए जो इन सब का समाधान कर सके। पायल की मां ने हमें एक पंडित जी का नाम बताया जो इन चीजों में विशेषज्ञ माने जाते थे। उनका नाम पंडित त्रिलोकनाथ था। वे किसी गांव में रहते थे और उन्होंने बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं हल की थीं। हमने उनसे संपर्क किया और सारी बातें बताईं। उन्होंने हमें तुरंत अपने पास बुलाया। अगले दिन हम गांव पहुंचे। पंडित जी एक छोटे से मंदिर में रहते थे जो घने जंगल के बीच स्थित था। वहां पहुंचते ही हमने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। मंदिर के चारों ओर लटकी हुई घंटियां हवा में झूल रही थीं।
और एक शांति थी जो डर और राहत का मिश्रण लग रही थी। पंडित जी ने हमें देखा और बिना कुछ कहे बोले, तुम लोग अपने साथ कोई ऐसी चीज लेकर आए हो जो तुम्हारे घर की ऊर्जा को खा रही है। हमने बक्से और उसमें मिली चीजों के बारे में बताया। पंडित जी ने हमें रुकने का इशारा किया और कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि काले जादू की छाया है। इसे किसी ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए बनाया है। पंडित जी ने बक्से को ध्यान से देखा और उसमें से निकली हर चीज को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वह लाल कपड़ा खोला जिसमें काली गुड़िया रखी थी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, यह काला जादू तुम्हें खत्म करने के लिए बनाया गया है। इन गुड़ियों पर तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बाल या डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। पंडित जी ने हमें बताया कि यह समस्या इतनी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे खत्म करने के लिए एक विशेष यज्ञ और अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने हमें अगले दिन यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री लाने को कहा। जब हम घर लौटे तो अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। अदिति ने फिर से चिल्लाकर कहा कि उसके बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ है। जब मैंने देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक गहरी सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। उस रात मुझे सपने में वही काला साया दिखा। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते। यह अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अगले दिन हम पंडित जी के पास पहुंचे। उन्होंने हमें मंदिर के गर्भगृह में बैठने को कहा। वहां एक बड़ा यज्ञ कुंड बनाया गया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और जैसे जैसे हवन में सामग्री डाली जाती, वहां का वातावरण और भी भारी हो जाता। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति इस यज्ञ को रोकने की कोशिश कर रही हो। पंडित जी ने कहा, डरो मत, यह बस एक प्रयास है हमें रोकने का। यज्ञ समाप्त होने के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि वह बक्सा और उसमें मिली चीजें अब जलानी होंगी। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि यह शक्ति अपना अंत होते देख और ज्यादा हिंसक हो सकती है। हमने वैसा ही किया। जैसे ही बक्सा जलने लगा, हमारे चारों ओर की हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। यज्ञ और बक्सा जलाने के बाद से घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा। अदिति ने कहना बंद कर दिया कि उसे काला साया दिखता है, लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। यज्ञ और बक्से को जलाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अदिति ने काले साए की बातें करना बंद कर दिया। पायल भी अब राहत की सांस लेने लगी थी और मैं खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी शक्ति हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली गई हो। हमने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को फिर से पटरी पर लाना शुरू कर दिया। अदिति स्कूल जाने लगी। पायल ने घर की साफ सफाई और अपनी पुरानी आदतों को अपनाना शुरू कर दिया। मैं ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया, लेकिन यह शांति बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। एक दिन पायल और अदिति बाजार गई थीं। अदिति को उसकी पसंदीदा किताबें लेनी थीं और पायल ने कुछ सब्जियां और घरेलू सामान खरीदने की योजना बनाई थी। मैं घर पर था और ऑफिस का काम निपटा रहा था। शाम करीब 6 बजे का वक्त था जब मेरा फोन बजा। फोन पर किसी अनजान व्यक्ति ने बताया कि पायल और अदिति का एक्सीडेंट हो गया है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। यह सुनकर मेरी सांसें थम गईं। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो पायल और अदिति दोनों बेहोश थीं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन अदिति को सिर पर गहरी चोट आई थी और पायल के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैंने एक्सीडेंट के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी स्कूटी के सामने अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया था। लेकिन यहां एक अजीब बात थी, ट्रक का ड्राइवर मौके पर नहीं मिला। वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना था कि ट्रक अचानक गायब हो गया। अस्पताल से वापस आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। अदिति के कमरे में उसके खिलौने अचानक हिलने लगते, बिजली अचानक कट जाती और फिर अपने आप चालू हो जाती। उस रात जब मैं सोया तो मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने देखा कि वही काला साया मेरे सामने खड़ा है।
इस बार उसकी आकृति और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थीं और उसके मुंह से गहरे स्वर में आवाज आ रही थी। उसने कहा, तुमने सोचा कि मुझसे छुटकारा पालोगे? यह तो बस शुरुआत है। आगे देखो, मैं तुम्हारे जीवन को कैसे तबाह करता हूं। मैं सपने में बुरी तरह चिल्लाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से तरबतर था। पायल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता पाया। अब हालात इतने बिगड़ गए थे कि दिन में भी घर में डर का माहौल बनने लगा। सुबह जब पायल किचन में काम कर रही थी तो अचानक गैस का चूल्हा अपने आप चालू हो गया। अदिति ने एक दिन बताया कि उसने अपने कमरे में बिस्तर के नीचे किसी के चलने की आवाजें सुनी। मैंने खुद देखा कि हमारे घर की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दी हो। एक दिन दोपहर में जब हम सब घर पर थे तो अचानक लाइट्स बुझ गईं। पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी हमें लिविंग रूम से किसी के हंसने की आवाज आई। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके लिविंग रूम की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर देखा कि वह काली आकृति सोफे पर बैठी थी। उसकी हंसी गूंज रही थी। मैंने जैसे ही लाइट चालू की, वह गायब हो गई। अब यह साफ हो चुका था कि वह बुरी शक्ति हमारे घर को छोड़कर नहीं गई थी। हमने फिर से पंडित त्रिलोकनाथ जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह शक्ति इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसे रोकने के लिए और भी बड़े अनुष्ठान की जरूरत है। पंडित जी ने कहा कि अब एक महायज्ञ करना होगा। यह यज्ञ 3 दिन तक चलेगा और इसे हमारे घर में ही करना होगा। उन्होंने हमें यह भी चेतावनी दी कि इस दौरान घर में और भी भयानक घटनाएं हो सकती हैं। हमने यज्ञ के लिए सारी तैयारियां शुरू की। पंडित जी ने हमारे घर के चारों कोनों में मंत्रों का जाप करते हुए पवित्र धागे बांधे। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ का समय नजदीक आया, घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगीं। एक रात मैंने देखा कि अदिति अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह सोफे पर बैठी थी और अजीब तरह से हंस रही थी। जब मैंने उसे पास जाकर देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। वह जैसे किसी और की भाषा में कुछ बोल रही थी। यज्ञ शुरू हुआ और पंडित जी ने हमें घर के अंदर ही रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यज्ञ के दौरान कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। यज्ञ के दूसरे दिन अचानक अदिति जमीन पर गिरकर कांपने लगी। पंडित जी ने कहा, इस पर वही शक्ति हावी हो रही है, इसे संभालो। उन्होंने अदिति के सिर पर गंगा जल छिड़कना शुरू किया और मंत्र पढ़ते रहे। अदिति चीखने लगी और उसकी आवाज अचानक बदल गई। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम सब मुझे यहां से नहीं निकाल सकते, यह घर मेरा है। यज्ञ के आखिरी दिन पंडित जी ने बताया कि यह शक्ति अब पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेगी। घर के हर कोने में चीजें गिरने लगीं, दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा और पूरे घर में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। आखिरकार यज्ञ के समापन पर एक तेज आवाज के साथ वह शक्ति गायब हो गई। पंडित जी ने हमें बताया कि यह शक्ति अब लौटकर नहीं आएगी। यज्ञ के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर बैठा हुआ था। क्या यह सचमुच खत्म हो गया था या यह बस एक और धोखा था? महायज्ञ के बाद हमें लगा था कि हमारी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। सब कुछ शांत हो चुका था। अदिति अब पहले की तरह स्कूल जाने लगी थी। पायल ने भी घर में नई सजावट और साफ सफाई में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी और मैं अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह शांति एक भ्रम थी। अंधेरे ने हमारी जिंदगी को छोड़ने का नाटक किया था, पर उसकी पकड़ अभी भी उतनी ही मजबूत थी। यह एक साधारण दिन था। सुबह के 9 बजे थे और मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी फाइलें तैयार थीं और मैं अपनी प्रस्तुति पर काम खत्म कर चुका था। यह दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कंपनी में मुझे एक बड़ी परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता था। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, वहां का माहौल अजीब था। मेरे सहकर्मी मुझसे दूरी बना रहे थे। मेरा बॉस भी मुझे देखकर अजीब तरह से नजरें चुरा रहा था।
कुछ ही देर बाद मुझे एचआर विभाग से बुलावा आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैंने वहां पहुंचा तो एचआर प्रमुख ने मुझे एक पत्र दिया। आर्यन, हमें खेद है, लेकिन कंपनी को अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय कंपनी की नीतियों के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा। लेकिन क्यों? मैंने क्या गलत किया है? मैं चिल्ला उठा। एचआर प्रमुख ने जवाब दिया, हम आपकी निजी समस्याओं के कारण कंपनी की छवि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। घर लौटते समय मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की थी। मुझे क्यों निशाना बनाया गया? जब मैंने पायल को यह बात बताई तो वह मेरे साथ सहानुभूति दिखाने के बजाय चिढ़ गई। तो अब तुम घर बैठोगे? हमें कैसे चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है? उसका यह रवैया मेरे लिए हैरान करने वाला था। पायल पहले ऐसी नहीं थी। वह हमेशा मुझे समर्थन देती थी, लेकिन अब वह छोटी छोटी बातों पर झुंझलाने लगी थी। जैसे ही मैं अपनी नौकरी खोने के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था, आदित्य के स्कूल से एक फोन आया। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे तुरंत बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अदिति अपने शिक्षक के सामने खड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर आर्यन, अदिति ने आज एक सहपाठी को बुरी तरह पीट दिया। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, और यह पहली बार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वह काफी आक्रामक हो गई है। हमें उसे स्कूल से निकालना होगा। मेरा दिल बैठ गया। अदिति एक शांत और समझदार बच्ची थी। वह कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? घर लौटने के बाद मैंने अदिति से पूछा, तुमने अपनी सहपाठी को क्यों मारा? उसने गुस्से से कहा, वह मुझे तंग कर रही थी। उसने कहा कि हमारे घर में भूत है। उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने देखा कि अदिति का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यह वही अदिति नहीं थी जिसे मैं जानता था। वह कभी इतनी आक्रामक नहीं होती थी। पायल भी दिन ब दिन बदलती जा रही थी। वह छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने लगी थी। कभी वह कहती, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो कभी पड़ोसियों से बहस करने लगती। एक दिन वह पड़ोस की मिसेस शर्मा से लड़ पड़ी। उन्होंने बस इतना कहा था कि पायल के घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? बस दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करती रहती हो। अब हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अदिति स्कूल से निकाल दी गई थी और घर में अकेली रहने लगी थी। पायल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह मुझसे और अदिति से दूरी बनाने लगी थी। मेरी नौकरी छूट चुकी थी और मैं हर दिन नए रोजगार की तलाश में भटक रहा था। लेकिन इन सब के बीच अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो चुकी थीं। एक रात मैंने देखा कि अदिति अपने कमरे में अकेली बैठकर किसी से बात कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूं। वह कहती है कि मैं सही कर रही हूं। पायल की अलमारी में रखे कपड़े अपने आप बाहर गिरने लगे। रात को लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। मेरे सपने फिर से डरावने हो गए थे। हर रात वही काली आकृति मुझे सपने में दिखाई देती थी। इस बार उसने कहा, तुम्हारा परिवार अब मेरा है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हमारे घर की घटनाएं अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थीं। दिन में भी घर का माहौल डरावना बना रहता था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। वह रात ठंडी और अंधेरी थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पायल और अदिति अपने अपने कमरों में थीं और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज तेज थी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैंने उठकर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। कमरे की लाइट चालू की, पर वह फड़फड़ाने लगी। पायल की घबराई हुई आवाज आई, आर्यन, क्या तुमने वह देखा? क्या देखा? मैंने पूछा। अभी अभी हमारी अलमारी अपने आप खुली और बंद हुई। मैं पायल के कमरे में भागा। वहां का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अलमारी का दरवाजा बार बार खुद ब खुद खुल और बंद हो रहा था। उसके अंदर से अजीब सी खराश की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसमें छिपा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पायल और अदिति दोनों रो रही थीं।
मैंने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने सोचा कि अब बाकी रात जैसे तैसे काट लेंगे। सभी लोग लिविंग रूम में आकर बैठ गए। अदिति मेरे बगल में बैठी थी और पायल मेरी दूसरी तरफ। अचानक अदिति ने चीखते हुए कहा, वो देखो, सीढ़ियों पर कौन है? हमने सीढ़ियों की ओर देखा। वहां एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी लंबाई इंसानों से ज्यादा थी और उसका शरीर काला और दुर्गंधयुक्त था। उस आकृति ने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। हमने देखा कि वह लिविंग रूम के पास आते आते गायब हो गई। उस भयानक घटना के बाद हम सब डर के मारे पागल हो रहे थे। पायल ने कहा, हम यहां और नहीं रुक सकते, हमें अभी इस घर से निकलना होगा। मैंने भी उससे सहमति जताई। हमने तुरंत अपने कुछ जरूरी सामान पैक किए और आधी रात को घर छोड़कर एक होटल में जाने का फैसला किया। हमने शहर के एक बड़े होटल में एक रूम बुक किया। हमें लगा कि शायद अब हम सुरक्षित रहेंगे। होटल का कमरा साफ सुथरा था और वहां का माहौल शांत था। हम तीनों ने एक दूसरे के पास बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश की। पायल ने कहा, यहां कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित हैं। लेकिन हमारी यह सोच गलत साबित हुई। रात के करीब 2 बजे का समय था। अदिति सो चुकी थी और मैं और पायल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी को सबसे ठंडे मोड पर डाल दिया हो, जबकि एसी बंद था। तभी कमरे की खिड़की के कांच पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आने लगी। यह आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों में गूंज रही थी। पायल ने कहा, यहां भी वही हो रहा है, यह हमें कहीं नहीं छोड़ेगा। हमने सुना कि कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लाल रंग के अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से वहां कुछ लिखा हो। निशान में लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह तुम्हारी जिंदगी का अंत है। अचानक अदिति चिल्लाते हुए उठी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह जोर जोर से किसी अजीब भाषा में बोल रही थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हमारा खून जम गया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम भाग सकते हो? यह मेरी दुनिया है और तुम सब मेरे हो। पायल और मैं घबराकर उसके पास गए। मैंने उसे जोर से झकझोरा, लेकिन वह उसी अजीब भाषा में बोलती रही। उस रात हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। कमरे की लाइट्स बार बार जलती और बुझती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह साया हमें जानबूझकर डराना चाहता हो। सुबह होने पर हमने होटल छोड़ने का फैसला किया। हमने तुरंत पंडित त्रिलोकनाथ जी को फोन किया। उन्होंने कहा, यह शक्ति अब तुम्हारे साथ है, इसे रोकने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा और इस बार इसे किसी ऐसे स्थान पर करना होगा जो पूरी तरह से पवित्र हो। पिछली रात जो होटल में हुआ, उसने हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख दिया था। हर बीतता पल हमें यह एहसास दिला रहा था कि यह काला साया अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमने सुबह होने का इंतजार किया और तुरंत पंडित त्रिलोकनाथ जी को अपने हालात बताए। त्रिलोकनाथ जी ने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह एक शक्तिशाली प्रेतात्मा है जिसे किसी ने तुम्हारे खिलाफ भेजा है। इसका नाश करने के लिए एक बड़ा और कठिन अनुष्ठान करना होगा। उनके शब्दों से हमें थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान एक पुराने मंदिर में होगा, जहां की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी दुष्ट शक्ति वहां टिक नहीं सकती। पंडित जी ने हमें 3 दिन बाद का समय दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम घर न जाइए और मंदिर के पास ही ठहरें। लेकिन हमने महसूस किया कि साया अब हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। अगले दिन हम मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। पायल ने कहा, क्या यह सब सच में खत्म हो जाएगा? मुझे डर है कि यह शक्ति पंडित जी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी ने वादा किया है, वह इस साय को खत्म कर देंगे, हमें उन पर भरोसा करना होगा।
हम मंदिर के लिए निकलने ही वाले थे कि पंडित त्रिलोकनाथ जी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे माफ करना, मैं यह अनुष्ठान नहीं कर सकता। मुझे मेरे परिवार को बचाना है। मैं चौंक गया। पंडित जी, क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आप हमारी मदद करेंगे। उन्होंने रोते हुए कहा, उस साय ने कल रात मेरे घर में कदम रखा। उसने मेरी पत्नी और बच्चों को इतना डरा दिया कि वे बेहोश हो गए। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। पंडित जी की बात सुनकर मेरी उम्मीद टूट गई। मैंने पायल और अदिति को यह बात बताई। पायल ने रोते हुए कहा, अब हमें कौन बचाएगा? वह हमें मार डालेगा। अदिति, जो अब तक शांत थी, अचानक बोली, मुझे ऐसा लगता है जैसे वह साया मुझे देख रहा है। अभी, यहीं। उसके शब्द सुनकर हमारी रूह कांप गई। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम वापस अपने घर लौट आए। घर में घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे घर हमें चेतावनी दे रहा हो कि यहां हमारा स्वागत नहीं है। घर लौटने के बाद घटनाएं और भयानक हो गईं। रात को डरावने सपने। अब हर रात मैं, पायल और अदिति एक ही सपना देखते थे। सपने में वही काली आकृति हमें धमकाती और कहती, यह मेरी दुनिया है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। अजीब आवाजें। रात के समय घर में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे किसी औरत के रोने की आवाज या फिर किसी के जोर जोर से हंसने की। अदिति का बदलता व्यवहार। अदिति का व्यवहार और ज्यादा डरावना हो गया। वह कभी कभी अकेले में बैठकर बुदबुदाती रहती थी। एक रात हम सब लिविंग रूम में बैठे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हमने सोचा कि यह एक सामान्य बिजली कटौती है, लेकिन तभी हमने सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनी। अदिति ने डरते हुए कहा, वह आ रहा है। हमने देखा कि एक साया सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति इतनी ठंडी थी कि हमें लगा जैसे पूरा घर बर्फ से ढक गया हो। उसने हमें धमकाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा एक पंडित तुम्हें मुझसे बचा लेगा? मैं तुम्हारे परिवार को एक एक करके खत्म कर दूंगा। उस रात हमें एहसास हो गया कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। त्रिलोकनाथ जी जैसे शक्तिशाली पंडित ने भी हार मान ली थी। यह साया अब हमारी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुका था। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ा और पूरी रात जागते हुए बिताई, लेकिन साया वहां से नहीं गया। उसने पूरी रात हमें डराया। हर रात की तरह वह रात भी डर और बेचैनी से भरी हुई थी। आर्यन और उसका परिवार इस काले साए के आतंक से पूरी तरह टूट चुका था। घर का हर कोना डरावना लगता था। ऐसा लगता था कि दीवारों के भीतर भी कोई छिपा बैठा है जो उन्हें हर पल देख रहा है। अचानक आधी रात को दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक इतनी तेज थी कि ऐसा लगा मानो दरवाजा टूट जाएगा। आर्यन ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक अघोरी बाबा खड़े थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, राख से सना हुआ शरीर और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अघोरी ने अंदर आते ही कहा, बेटा, तेरे घर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि हरिद्वार जाते हुए मुझे यहां रुकना पड़ा। यह बदबू किसी सामान्य चीज की नहीं है। यहां बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया हुई है। तेरे अपने ने तुझे और तेरे परिवार को खत्म करने के लिए यह सब किया है। आर्यन हैरानी से अघोरी बाबा की ओर देखता रह गया। उसने डरते हुए कहा, बाबा, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? बाबा ने घर के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। उन्होंने कहा, यहां एक गमला है जिसमें सारी सच्चाई छिपी हुई है। मुझे उसकी ओर खींचने वाला वही है। अघोरी बाबा सीधे ड्राइंग रूम के कोने में रखे एक छोटे गमले की ओर बढ़े। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, यह गमला तो मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि यह सौभाग्यशाली पौधा है। बाबा ने गमले को गौर से देखा और कहा, यह सौभाग्यशाली नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली है। इसमें तंत्र मंत्र करके तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का जाल बुना गया है। इसे तोड़ना होगा। बाबा ने आर्यन से गमला तोड़ने को कहा। आर्यन ने थोड़ी झिझक के बाद गमला तोड़ा। जैसे ही गमला टूटा, उसमें से एक सफेद कपड़ा निकला जिसमें 21 लांग और 21 इलायचियां बंधी हुई थीं। उसके नीचे लाल कपड़े में लिपटी 3 काली गुड़ियां थीं जिनमें पिनें लगी हुई थीं। साथ ही बालों का गुच्छा और कुछ अजीब हड्डियां भी निकली।
पायल और अदिति यह सब देखकर डर के मारे कांपने लगी। आर्यन खुद यह देखकर सन्न रह गया। उसने बाबा से पूछा, यह सब क्या है बाबा? बाबा ने कहा, यह सब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए किया गया है। जिसने यह किया है वह तुम्हारा ही अपना है। अब यह गमला टूट गया है, लेकिन इसकी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे एक बड़ा हवन करना होगा, तभी तुम इस साए से मुक्त हो सकोगे। आर्यन ने बाबा से पूछा, क्या मेरे बड़े भाई ने यह सब किया है? बाबा ने कहा, यह बात मैं अनुष्ठान के दौरान स्पष्ट कर दूंगा। उसे यहां बुलाओ। जब तक वह यहां नहीं आएगा, मैं यह हवन शुरू नहीं कर सकता। आर्यन ने अपने बड़े भाई को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने आने से मना किया, लेकिन जब आर्यन ने कहा कि सच्चाई उनके बिना सामने नहीं आ सकती, तो वह आने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन बाबा ने हवन की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक बड़े यज्ञ कुंड का निर्माण किया और चारों ओर पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। आर्यन, पायल, अदिति और आर्यन का बड़ा भाई चारों ओर बैठे थे। जैसे ही हवन शुरू हुआ, घर का माहौल और भी डरावना हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं। बाबा ने कहा, यह साया अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन इसे खत्म होना ही होगा। हवन के बीच में ही काला साया प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप गई। उसकी लाल आंखें, लंबा कद और डरावनी हंसी पूरे माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। साय ने बाबा से कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते। यह परिवार अब मेरा है। इसे बचाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। बाबा ने दृढ़ता से जवाब दिया, तेरा अंत आज यही होगा। तू चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, पर इस परिवार को मैं मुक्त कराऊंगा। साय ने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने अपनी शक्ति से उसे पीछे धकेल दिया। उन्होंने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। साया चिल्लाने लगा, मुझे रोको मत, यह परिवार अब मेरी बंधक है। बाबा ने कहा, तू किसके आदेश पर यहां आया है? सच्चाई बोल। साय ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है। उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए यह तंत्र मंत्र करवाया था। आर्यन का बड़ा भाई यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा, सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं। यह साया सब कुछ बता चुका है। तेरी जलन और ईर्ष्या ने तुझे इतना अंधा बना दिया कि तूने अपने ही भाई और उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। आर्यन के बड़े भाई ने आखिरकार अपनी गलती कबूल की। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर तुमसे जलन की थी, इसलिए मैंने एक तांत्रिक से यह सब करवाया। मुझे माफ कर दो। आर्यन ने बाबा के कहने पर अपने भाई को माफ कर दिया। बाबा ने अंतिम मंत्रों का जाप किया और साय को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद आर्यन और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके घर में शांति लौट आई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह साया कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तो दोस्तों, यह थी आर्यन और उसके परिवार की खौफनाक और रहस्यपूर्ण कहानी। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि ईर्ष्या और नफरत केवल बर्बादी लाती है, लेकिन सच्चाई और माफी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।